हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th बायोलॉजी के चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के दो और न्यू टॉपिक्स। और वो दो नए टॉपिक्स हैं न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। प्रीवियस सेशंस में हमने बात करी थी सेल वॉल के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, और आज के इस सेशन में हम सेल मेम्ब्रेन के और अंदर की तरफ जा कर के बात करेंगे साइटोप्लाज्म की एंड न्यूक्लियस की। तो यही है आज के हमारे सेशन का टारगेट। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब एक काम करते हैं, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए आइए हम करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। सो दिस इज़ विभूति खरे। वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है एकदम क्वालिटी एजुकेशन। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर एक चीज़ डेफिनेट है और वो है आप सभी की सक्सेस। तो इसी अच्छी बात से हम शुरू कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पर हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस को और साथ ही साथ साइटोप्लाज्म को भी। ठीक है, चलो। और देखो, शुरुआत होती है आज के सेशन की न्यूक्लियस के साथ। सबसे पहले अपन न्यूक्लियस पढ़ेंगे और उसके बाद में हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म कंपैरेटिवली एक छोटा टॉपिक है न्यूक्लियस से, तो पहले अपन एक बड़ा टॉपिक पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद में हम बात करेंगे छोटे टॉपिक के ऊपर। ठीक है, आ जाओ। तो शुरू करते हैं न्यूक्लियस। अब देखो, ऐसा है कि यदि आपको न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है ना, तो इसके लिए आपको लेना होगा एक यूकैरियोटिक सेल। प्लांट सेल, एनिमल सेल, कोई भी सेल चलेगा, बस चाहिए है क्या, एक यूकैरियोटिक सेल। आप बोलोगे कि मैम प्रोकैरियोटिक सेल्स ने क्या बिगाड़ा है, उनको भी तो ले सकते हैं ना। नहीं ले सकते ना, क्योंकि जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स है ना, उनमें तो न्यूक्लियोइड होता है। याद करो, पिछले लेक्चर्स अपन ने पढ़ा है कि जो अपने प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें होता है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियस होता ही नहीं है। अब जब है ही नहीं तो पढ़े क्या। तो कहने का मतलब बस इतना सा है कि यदि तुमको पढ़ना है न्यूक्लियस, तो इसके लिए तुम्हें एक यूकैरियोटिक सेल ही लेना पड़ेगा। तुम्हें एक यूकैरियोटिक सेल को ही ऑब्जर्व करना पड़ेगा। क्लियर हो गई इतनी बात? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सपोज हमारे पास एक यूकैरियोटिक सेल है। प्लांट सेल भी ले सकते हो, एनिमल सेल भी ले सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। लेकिन हाँ, मान के चलो कि तुम्हारे पास एक यूकैरियोटिक सेल है। अब बात यह है कि जब तुम उस यूकैरियोटिक सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके देखते हो ना, तो तुम ये ऑब्जर्व करते हो कि उस यूकैरियोटिक सेल में, सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ तुम्हें एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। आई रिपीट, मैंने क्या बोला कि जब हम एक यूकैरियोटिक सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके देखते हैं, तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि उसमें हमें सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ, बाहर नहीं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ हमको एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर या ऑर्गेनल देखने को मिल रहा है। और उसी वेल डिफाइंड, क्लियरली विजिबल स्ट्रक्चर या ऑर्गेनल को हम बोल देते हैं न्यूक्लियस। सेल का न्यूक्लियस। मैं इसको ड्रॉ करके एक बार बताती हूँ, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर हमारे पास न्यू कलर अच्छा लगा। देखो, यहाँ पर मेरे पास एक एनिमल सेल है। ये रहा एनिमल सेल। क्या मुझे इस एनिमल सेल की एक और कवरिंग बनानी चाहिए? एक तो बना दी है, एक और बनाऊं क्या? नहीं। क्यों? एनिमल सेल है ना, आउटर मोस्ट कवरिंग के तौर पर सिर्फ क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यू कैन से सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल होती ही नहीं है। आउटर मोस्ट कवरिंग के नाम पर एक ही मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। बना चुके हैं, तो और कोई और कवरिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो सपोज हमारे पास एक एनिमल सेल है और इसी को हम माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके देख रहे हैं। मैं यहाँ पर ये भी लिख देती हूँ कि ये क्या है, इसकी सेल मेम्ब्रेन है। तो मैंने आपसे क्या बोला कि सपोज जब आप इस एनिमल सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके देखोगे ना, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि यार इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, इसकी सेल मेम्ब्रेन के और अंदर की तरफ यहाँ पर हमको एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। एक वेल डिफाइंड ऑर्गेनल देखने को मिल रहा है। और इसी स्ट्रक्चर को
जो कि एकदम क्लियरली विजिबल होता है सेल के अंदर, उसके साइटोप्लाज्म में। इसी वेल डिफाइंड और क्लियरली विजिबल स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं क्या? सेल का न्यूक्लियस। ये बात क्लियर हुई? अब आप बोलोगे कि मैम ये तो नाइंसाफी हो गई, आपने एनिमल सेल के बारे में बता दिया, व्हाट अबाउट प्लांट सेल? तो सुनो, सपोज अब हमारे पास एक प्लांट सेल भी है, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, सबका एग्जाम्पल लेकर के चलेंगे, ठीक है? तो ये है सपोज एक प्लांट सेल। अब एक कवरिंग से तो इसका पेट नहीं भरने वाला, क्यों? क्योंकि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों होती है। तो ये बन गई क्या? सेल वॉल। ये बन गई क्या? सेल मेम्ब्रेन, या बोल सकते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और लिख भी देते हैं वरना कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है? तो अब आपके पास क्या है बेटा? शॉर्ट में लिखा, जगह नहीं वहाँ पर, इसलिए अब आपके पास क्या है? एक प्लांट सेल। ये भी क्या है? यूकैरियोटिक सेल ही है, ठीक है? अब आपने इस प्लांट सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे आप रख करके इसको देख रहे हो, तो आपको क्या दिखेगा? आपको ये दिखेगा बेटा, आप ये ऑब्जर्व करोगे कि ये जो आपके पास प्लांट सेल है ना, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ, प्लीज बेटा सेल मेम्ब्रेन के बाहर मत निकलना। हम जो भी पढ़ रहे हैं ना, देखो ऐसा है कि हम जो सेल के जो हम कंपोनेंट्स पढ़ते जा रहे हैं, वो हम कैसे पढ़ते जा रहे हैं? बाहर से अंदर की तरफ। कि सबसे पहले हमने बात करी थी सेल वॉल की, फिर हम और अंदर आए सेल मेम्ब्रेन पर, अब हम और अंदर आ गए हैं, अंदर ही अंदर आते जा रहे हैं, सेल के अंदर बिल्कुल ही घुसते जा रहे हैं। तो बाहर मत निकलना, अंदर ही रहना। तो बात यह है कि जब आप इस प्लांट सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके देखोगे, तो आपको ये पता लगेगा, आप ये ऑब्जर्व कर पाओगे कि यार इस प्लांट सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल अंदर की तरफ एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है जो एकदम क्लियरली विजिबल है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल छुप के बैठा हुआ है, दिख ही नहीं रहा, ढूंढना पड़ रहा ना, एकदम क्लियरली दिख जाएगा। तो इस वेल डिफाइंड क्लियरली विजिबल स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देंगे बेटा? इसका न्यूक्लियस बोल देंगे ना, इसका न्यूक्लियस बोल देंगे। एक चीज यहां पर मैं ऐड करना चाहती हूं कि जो न्यूक्लियस है ना बेटा, वो एक लार्जेस्ट ऑर्गेनल होता है यूकैरियोटिक सेल का। और ये पॉइंट इतना जरूरी है कि मैं यहां पर ना लिख भी देती हूं कि न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनल ऑफ यूकैरियोटिक सेल। कि यूकैरियोटिक सेल का सबसे लार्जेस्ट जो ऑर्गेनल होता है वो क्या होता है? उसका न्यूक्लियस ही होता है। अच्छा, अब आप यहाँ पर बोलोगे कि मैम आपने ना थोड़ी सी पोजीशनिंग जो है गड़बड़ कर दी है। देखो ये जो एनिमल सेल है ना, इसके तो बिल्कुल बीचों बीच बैठा हुआ है इसका न्यूक्लियस। मतलब एनिमल सेल में आप बोल सकते हो कि इसका जो न्यूक्लियस होता है वो सेंट्रली लोकेटेड होता है, कि सेल के सेंटर में पाया जाएगा उसका न्यूक्लियस। लेकिन यहाँ पर आपने ना थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। यहाँ पर आपने जो ना प्लांट सेल में उसका जो न्यूक्लियस है उसको जो है बिल्कुल साइड में शिफ्ट कर दिया है, पेरीफेरी में शिफ्ट कर दिया है। मैम इसको करेक्ट कर लो। मैं नहीं करूँगी। पता है क्यों? क्योंकि प्लांट सेल में उसके न्यूक्लियस की जो पोजीशन है वो यही होती है। न्यूक्लियस को साइड में रखा जाता है। आप बोलोगे कि मैम साइड में रख दिया, क्यों? आपको पता है न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन बोलते हैं। अरे यार ये भी जरूरी बात है, इसको भी लिखना पड़ेगा। न्यूक्लियस क्या है? ब्रेन ऑफ सेल, दिमाग, सेल का दिमाग है ये। दिमाग काम करता है, जैसे कि अगर हम अपनी बॉडी की बात करें बेटा, ठीक है, तो अगर दिमाग काम करता रहेगा तो पूरी बॉडी काम करती रहेगी। आप लोगों ने वो सुना होगा जो ब्रेन डेड लोग होते हैं, मतलब जिनका ब्रेन काम करना बंद कर देता है हमेशा के लिए, तो उनके लिए फिर डॉक्टर्स बोलते हैं उनके घर वालों से कि भैया आपका जो पेशेंट है ये एक ब्रेन डेड पेशेंट है, इसका दिमाग तो काम कर नहीं रहा है। तो अल्टीमेटली इस इंसान को मरना ही है, इसकी डेथ ही होनी है। तो इससे पहले कि ये मरे, इसकी डेथ हो, बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं अगर आप डोनेट करना चाहो, क्योंकि क्या होता है कि जब इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है, मतलब जब ब्रेन डैमेज हो जाता है, परमानेंट डैमेज टाइप का जब हो जाता है ब्रेन में, तो फिर उस इंसान को फिर लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पे रखा जाता है, जिसको आप वेंटिलेटर भी बोलते हो, है ना? आपने नाम सुना होगा शायद वेंटिलेटर का। तो उस वेंटिलेटर से क्या होता है, किसी तरीके से इंसान को जिंदा रखने की कोशिश करी जाती है।
ठीक है, क्योंकि जो ब्रेन है ना बेटा, वो हमारी पूरी बॉडी को रेगुलेट करता है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। अब अगर कंट्रोल करने वाली चीज़ ही डैमेज हो जाए तो फिर बॉडी को कंट्रोल कैसे कौन करेगा, कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो फिर डॉक्टर्स बोलते हैं कि भाई आपका ये जो इंसान है ना, जैसे ही हम इसका लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम हटाएंगे ये मर जाएंगे। तो जब तक कि हम वो सिस्टम नहीं हटा रहे हैं और किसी तरीके से ये इंसान ज़िंदा है, ऑर्गन्स जो हैं थोड़े बहुत काम कर रहे हैं, तो बेहतर ये होगा कि आप इनके ऑर्गन्स को किसी मतलब ज़रूरतमंद को जो है डोनेट कर दो, ताकि वो जी जाए और इनके जो ऑर्गन्स हैं वो उसके काम आ जाए। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है, और अगर ये डैमेज हो जाए तो फिर गड़बड़ हो जाती है। सिमिलरली सेल के साथ भी यही है कि सेल का जो ब्रेन है उसको हम क्या बोल रहे हैं, मतलब सेल का ब्रेन हम किसे बोल रहे हैं, हम न्यूक्लियस को बोल रहे हैं। तो जरा सोचो कि सेल के लिए उसका न्यूक्लियस कितना ज़रूरी होगा। ठीक है, हाँ, तो हम कहाँ थे? हाँ, हम यहाँ थे कि आप मुझसे ये बोल रहे थे कि मैम इसको ना ऐसे साइड में क्यों पुश कर दिया है, इसको बीच में लेकर के आओ ना। तो मैंने कहा नहीं, प्लांट सेल में जो उसका न्यूक्लियस होता है ना, वो सेंट्रली लोकेटेड नहीं होता है लाइक एनिमल सेल, बल्कि वो साइड में जो है पेरीफेरी में शिफ्ट हो जाता है। तो आप बोलोगे कि मैम ऐसे कैसे हैं, इसका तो ये ब्रेन है, ब्रेन को ही अलग हटा दिया। अरे हटाया नहीं है, बस थोड़ी सी पोजीशन जो है चेंज कर दी है। क्यों कर दी है? मजबूरी है बेटा, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर पता है क्या होता है? प्लांट सेल के अंदर होता है एक बड़ा सा वैक्यूल, एक बड़ा सा वैक्यूल जो इतना बड़ा होता है कि ऑटोमेटिकली वो प्लांट सेल के सेंटर में आ जाता है। तो अगर ये और इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रल वैक्यूल बोलते हैं। मतलब ये वैक्यूल इतना बड़ा होता है कि ऑटोमेटिकली ये सेल के सेंटर में आ जाता है, तो फिर इसको अपन क्या बोलने लगते हैं, सेंट्रल वैक्यूल बोल देते हैं। और क्योंकि ऑलरेडी सेल के सेंटर में ये बैठा हुआ है, तो जो बेचारा न्यूक्लियस है ना, उसको साइड में पुश कर देते हैं कि भैया तुम जाओ, इसको आने दो मुटल्ले को। ठीक है, तो इसीलिए इसको मैंने ऐसे बनाया हुआ है, तो चिंता मत करना। ओके, तो ये हमें अभी तक फिलहाल समझ में आ गया कि हाँ भैया, यूकैरियोटिक सेल की जान होती है, उसका न्यूक्लियस ब्रेन है सेल का। ठीक है, और लार्जेस्ट ऑर्गेनल है न्यूक्लियस एक यूकैरियोटिक सेल का। एनिमल सेल में उसकी पोजीशन क्या है, प्लांट सेल में उसकी पोजीशन क्या है, हमने ये भी देख लिया है ना। धीरे धीरे बेटा अपन न्यूक्लियस के ऊपर बात करते ही जा रहे हैं। अच्छा, अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम एक सेल में कितने न्यूक्लियस हो सकते हैं, एक सेल में कितने न्यूक्लियस हो सकते हैं? तो बेटा वो वेरी करता है, जैसे कि अपन ने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि सेल का शेप, साइज एंड नंबर वेरी करता है। वैसे ही न्यूक्लियस का जो नंबर है बेटा, वो भी सेल टू सेल वेरी करता है ना। बहुत सारे सेल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर केवल उनका एक ही न्यूक्लियस होता है, यूनी न्यूक्लिएटेड सेल्स जिनको अपन बोलते हैं, या यूनी न्यूक्लिएटेड वर्ड अपन इस्तेमाल करते हैं। यूनी न्यूक्लिएट का मतलब क्या है कि एक ही न्यूक्लियस है एक सेल के अंदर। कुछ सेल ऐसे भी होते हैं जो बाय न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब कि सेल में दो न्यूक्लियस होते हैं। अच्छा हाँ, न्यूक्लियस का बेटा प्लूरल होता है न्यूक्लियाए, एक है तो न्यूक्लियस, दो हैं तो न्यूक्लियाए। ठीक है, तो जनरली जो अधिकतर जो सेल्स होते हैं वो यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है। ठीक है, सेल में एक ही न्यूक्लियस तुम्हें मिलेगा। कुछ सेल ऐसे भी होते हैं जो बाय न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब सेल में दो दो न्यूक्लियस तुमको मिलेंगे, दो न्यूक्लियाई तुमको मिलेंगे। एग्जाम्पल दूं इसका, पैरामीशियम, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है पैरामीशियम, बॉडी में एक ही सेल होता है, लेकिन उस बॉडी के इकलौते सेल में दो न्यूक्लियस होते हैं, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, मैक्रो न्यूक्लियस, माइक्रो न्यूक्लियस, लेकिन हाँ होते तो दो हैं। कुछ सेल ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड वर्ड उसके लिए इस्तेमाल करा जाता है, ये बाई न्यूक्लिएट, ये यूनि न्यूक्लिएट। अच्छा, कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं बेटा जिनमें कि न्यूक्लियस होता ही नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से ही नहीं होता है, लेकिन हाँ बिगनिंग से कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनमें कि न्यूक्लियस होता है, लेकिन जैसे जैसे फिर वो मैच्योर होने लग जाते हैं वो अपना न्यूक्लियस खो देते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल हमारी आरबीसीज, याद करो पिछले लेक्चर में मैंने आपको एनसीईआरटी का वो डायग्राम पढ़ाया था, और मैंने आपको बताया था कि हमारी जो आरबीसीज होती हैं जब वो यंग होती है तो उनके अंदर होता है उनका न्यूक्लियस, और जैसे जैसे आरबीसीज मैच्योर होने लगती हैं वो अपना न्यूक्लियस खो देती हैं। वैसे ही आगे नेक्स्ट चैप्टर में, हाँ नेक्स्ट चैप्टर में जब हम बात करेंगे टिश्यूज़ की, और जब हम बात करेंगे प्लांट टिश्यू फ्लोएम की, तो वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा कि न्यूक्लियस जो है वो गायब है। जैसे कि
फ्लोएम टिश्यू में एक होते हैं सीव ट्यूब सेल्स या सीव ट्यूब एलिमेंट्स, वो अपना न्यूक्लियस खो देते हैं क्योंकि उनको उनको प्लांट का जो खाना है उस खाने को ट्रांसपोर्ट कराने की इतनी बेसब्री होती है कि सीव ट्यूब सेल्स बोलते हैं कि अरे छोड़ो, न्यूक्लियस कौन रखे, हटाओ इसको, हमें तो क्या करना है, प्लांट बॉडी में खाने को ट्रांसपोर्ट करवाना है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भेजना है। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे अपन, आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि हाँ भाई न्यूक्लियस सेल में न्यूक्लियस का जो नंबर है वो वेरी करता है कि बहुत सारे सेल्स में एक ही न्यूक्लियस होता है, बहुत सारे सेल्स में मतलब कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें कि न्यूक्लियस दो दो होते हैं, जैसे कि पैरामीशियम। कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें कि बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाएंगे, मल्टी न्यूक्लियड। और कुछ सेल ऐसे भी होते हैं जिनमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है, जैसे कि फ्लोएम टिश्यू हो गया, हमारी आरबीसीज हो गई, मेमेलियन आरबीसीज हो गई। ओके, चलो अब अगर इनके शेप की हम बात करें, न्यूक्लियस की यदि हम शेप की बात करें तो जनरली स्फेरिकल शेप ही होता है इसका, है ना, ओवल टाइप का स्फेरिकल, इसका मतलब स्फेरिकल शेप का जो है ना ये होता है अपना न्यूक्लियस। ठीक है, अब आ जाओ न्यूक्लियस के ऊपर हम और मुद्दे की बात करते हैं। मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ न्यूक्लियस, ये देखो। उसके पहले ये आ गया आपका यूकैरियोटिक सेल। दिस इज योर यूकैरियोटिक सेल। ओके, और इसके अंदर ये आ गया तुम्हारा न्यूक्लियस। अब देखो, याद करो हमने जब प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के ऊपर बात करी थी तो हमने यही देखा था कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है ना उसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, वेयर एज एन यूकैरियोटिक सेल वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। और तब मैंने आपको बताया था कि यार ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होने का मतलब क्या है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होने का मतलब ये है बेटा कि न्यूक्लियस को सराउंड करने वाला न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट हो, क्योंकि न्यूक्लियस को सराउंड करने वाला जो उसका न्यूक्लियर एनवलप होता है ना बेटा, वही एनवलप न्यूक्लियस को सेल के अंदर एक डेफिनेशन देता है कि देखो ये है न्यूक्लियस। कैसे पता चलेगा कि सेल के अंदर न्यूक्लियस कहाँ है? तो न्यूक्लियस को सराउंड करने वाला जो एनवलप होता है ना उसको उसकी डेफिनेशन देता है, लोगों को बताता है कि देखो ये है न्यूक्लियस। तो अगर हम बोल रहे हैं कि भाई ये क्या है, एक यूकैरियोटिक सेल है, इसका मतलब क्या है, इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होने का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस को सराउंड करने वाला न्यूक्लियर एनवलप हो, प्रेजेंट हो। तो आज सबसे पहले अपन क्या करते हैं, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को समझने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, उसका एनवलप ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अब आपके सामने बनाने वाली हूँ न्यूक्लियस का न्यूक्लियर एनवलप। और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि ये जो न्यूक्लियस का बेटा एनवलप होता है ना, जिसको अपन न्यूक्लियर एनवलप बोलते हैं, ये दो मेम्ब्रेन से मिलके बना होता है, डबल मेम्ब्रेनस होता है न्यूक्लियर एनवलप। तो ये आपको ये बाहर वाली मेम्ब्रेन दिख रही है, ये अंदर वाली मेम्ब्रेन दिख रही है। लिटरली इसको आउटर मेम्ब्रेन ही बोलते हैं, इसको आउटर मेम्ब्रेन ही बोलते हैं। मेम्ब्रेन बाहर है ना तो आउटर मेम्ब्रेन, और ये वाली मेम्ब्रेन जो अंदर है इसको हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। और ये दोनों ही मेम्ब्रेन्स मिल करके क्या करती हैं, ये दोनों ही मेम्ब्रेन्स मिल करके बनाती हैं न्यूक्लियर एनवलप। तो अब कोई पूछे आपसे कि बताओ न्यूक्लियर एनवलप में कितनी मेम्ब्रेन्स होती हैं, तो बोलना दो होती हैं, बाहर वाली आउटर मेम्ब्रेन, इनर वाली इनर मेम्ब्रेन। अच्छा, यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे कि इन दोनों ही मेम्ब्रेन्स के बीच में बाकायदा एक स्पेस भी आपको दिख रहा होगा, ये स्पेस है ना। नहीं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल दो मेम्ब्रेन है तो बिल्कुल ऐसे चिपक चिपक के रह रही हैं, चिपक चिपक के नहीं रहती हैं बेटा, बाकायदा इनके बीच में स्पेस भी होता है। ठीक है, जिसको अपन पेरी न्यूक्लियर स्पेस भी बोलते हैं, पर वो आपकी एनसीईआरटी में नहीं है तो इतना अपन डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। बस इतना समझ लो कि हाँ, दो मेम्ब्रेन्स होते हैं और दोनों के बीच में बाकायदा स्पेस भी होती है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि यार ये जो है ना दोनों मेम्ब्रेन्स न्यूक्लियर एनवलप की, ये तो काफ़ी कंटिन्यूस है ना, एकदम कंप्लीट है, कंटिन्यूस है, जबकि ऐसा होता नहीं। रियलिटी कुछ और है। रियलिटी कुछ और होने का मतलब क्या है बेटा, कि ये जो मेम्ब्रेन्स आपको दिख रही हैं, रुको, अब देखना। हाँ, ये जो मेम्ब्रेन्स आपको दिख रही ना बेटा,
ये इतनी कंटिन्यूस होती नहीं है। कंटिन्यूस नहीं होती का मतलब क्या है कि इनके बीच में बेटा कुछ कुछ पोर्स होते हैं, या आप ओवरऑल न्यूक्लियर एनवलप के लिए भी बोल सकते हो कि न्यूक्लियर एनवलप इतना कंटिन्यूस नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर क्या होता है, बीच बीच में कुछ छेद होते हैं। अरे भाई यहाँ देखो, बीच बीच में यहाँ पर आपको कुछ छेद देखने को मिलेंगे। ये दिख रहा है, ये हो गया एक छेद, पोर। पोर बोलेंगे ज़्यादा अच्छा लगेगा बोलने में, ठीक है। ये हो गया दूसरा पोर, ये हो गया तीसरा पोर, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ, ये हो गया सिक्स्थ, ये हो गया सेवन्थ, ये हो गया एट्थ, ये हो गया नाइन्थ। अब ये मत समझना कि 9 पोर्स होते हैं, वो तो काउंट कर करके बना रही हूँ इसलिए 9 हो गया, बाकी तो बहुत सारे पोर्स होते हैं, ठीक है। तो जो न्यूक्लियर एनवलप है बेटा, ये ऐसा कुछ कंटिन्यूस नहीं होता है, इसकी जो मेम्ब्रेन्स है दोनों वो इतनी कंटिन्यूस नहीं होती हैं, उनके बीच में कुछ कुछ पोर्स होते हैं। और क्योंकि ये पोर्स कहाँ है, ये छेद कहाँ है, न्यूक्लियर एनवलप पर है, तो इसीलिए इन्हें हम क्या बोल देते हैं, इसीलिए इन्हें हम बोल देते हैं न्यूक्लियर पोर या न्यूक्लियर पोर्स। अब आप बोलोगे कि मैम ये क्यों, मतलब कैसे फालतू में, अच्छा खासा जो है दोनों मेम्ब्रेन्स यदि कंटिन्यूस होती तो देखने में अच्छा लगता, फालतू में जो है ना ये न्यूक्लियर पोर बना के रख दिए। कोई सिग्निफिकेंस है भी न्यूक्लियर पोर्स का कि बस ऐसे डिज़ाइन के लिए? नहीं बेटा, डिज़ाइन के लिए नहीं, इनका सिग्निफिकेंस होता है। क्या सिग्निफिकेंस होता है? देखो, मैं मानती हूँ कि एक न्यूक्लियस का जो उसका न्यूक्लियर एनवलप है वो उसको डेफिनेशन देता है सेल के अंदर, और मैं ये भी मानती हूँ कि ये जो न्यूक्लियर एनवलप है एक न्यूक्लियस का, वो न्यूक्लियस के अंदर के कंटेंट को बाहर के कंटेंट से मिक्स नहीं होने देता। भाई बाहर क्या है, बाहर क्या है, बाहर तो साइटोप्लाज्म है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, उसका अपना एक अलग कंटेंट है। तो ये जो न्यूक्लियर एनवलप है ना, ये मेक श्योर करेगा कि न्यूक्लियस के अंदर का कंटेंट और बाहर का जो साइटोप्लाज्म है ये आपस में मिक्स ना हो। लेकिन बेटा सब्सटेंसेस का आना जाना तो चलेगा ना। मान लो कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ एक ज़रूरी एक्टिविटी हो रही है, कुछ प्रोसेस हो रही है जिसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए। अब रॉ मटेरियल कहाँ है? रॉ मटेरियल साइटोप्लाज्म में है। रॉ मटेरियल जो है बेटा कहाँ है? साइटोप्लाज्म में, यहाँ है रॉ मटेरियल साइटोप्लाज्म में। और जब तक कि ये अंदर नहीं पहुँचेगा तब तक न्यूक्लियस में वो प्रोसेस जो है ना होने नहीं वाली। तो इसका मतलब क्या कि साइटोप्लाज्म से ये जो रॉ मटेरियल है इसको न्यूक्लियस के अंदर जाना पड़ेगा। सिमिलरली न्यूक्लियस के अंदर जो है बेटा प्रोटीन्स बने हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन्स बने हैं। ये हैं प्रोटीन्स, ये हैं प्रोटीन्स जो न्यूक्लियस के अंदर बने। अब ये ज़िंदगी भर अंदर तो नहीं रहेंगे, इनको बाहर निकलना पड़ेगा ना, क्योंकि साइटोप्लाज्म में सपोज कोई एक्टिविटी हो रही होगी, वहाँ पर जो है ना प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, तो न्यूक्लियस बोलेगा कि मैंने बना के बैठे हुए हैं, मतलब मैंने बनाया हुआ है, तुम ले जाओ। तो कहने का मतलब यह है कि न्यूक्लियस के अंदर जो सब्सटेंस बना है, जो प्रोटीन बना है बेटा, उसको न्यूक्लियस के बाहर निकलना पड़ेगा, साइटोप्लाज्म में आना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि न्यूक्लियस और मतलब न्यूक्लियस के अंदर का कंटेंट और साइटोप्लाज्म के बीच में हम आइसोलेशन नहीं कर सकते हैं। आइसोलेशन का मतलब पता है ना क्या होता है? आइसोलेशन का मतलब होता है बिल्कुल अलग कर देना, किसी को बिल्कुल आइसोलेट कर देना, मतलब कि किसी को बिल्कुल अलग कर देना कि उससे कोई मतलब ही ना रह जाए। तो यहाँ पर हम न्यूक्लियस को बेटा न्यूक्लियस के अंदर के कंटेंट को साइटोप्लाज्म के साथ सेपरेट करना है, आइसोलेट नहीं करना है। सेपरेशन का मतलब क्या है? सेपरेशन का मतलब यही है कि अंदर का कंटेंट और बाहर का कंटेंट मिक्स ना हो पाए। लेकिन जब कभी अगर सब्सटेंसेस के आप बोल सकते हो कि ट्रांसपोर्ट करने की बारी आएगी तो वो पॉसिबल हो कि बाहर का कंटेंट में कुछ है सब्सटेंस जिसको अंदर जाना है तो अंदर आ सकता है, बाहर का कोई सब्सटेंस है जिसको कि बाहर, अंदर का कोई सब्सटेंस है जिसको कि बाहर आना है तो वो बाहर आ सकता है। सेपरेशन का मतलब ये है। आइसोलेशन का मतलब होता है कि रिश्ता ही तोड़ लेना कि तुम कौन मैं कौन, हम नहीं जानते दूसरे को। तो यहाँ पर आइसोलेट नहीं करना है बेटा न्यूक्लियस को, यहाँ पर केवल सेपरेट करना है ताकि सब्सटेंसेस की मिक्सिंग ना हो। लेकिन हाँ, अगर कुछ सामान अंदर बाहर करना है तो वो हो पाए, इसीलिए न्यूक्लियर पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है।
उसके अलावा मुझे आपको ये भी बताना था कि ये जो न्यूक्लियर एनवेलप की आउटर मेम्ब्रेन होती है ना बेटा, ये स्मूथ नहीं होती है, ये रफ होती है। रफ क्यों होती है? इसको पिंपल्स हो गए हैं क्या? नहीं, ये रफ इसलिए होती है क्योंकि इसके ऊपर चिपके होते हैं राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स क्या होते हैं ये हमें अपने अपकमिंग लेक्चर्स में पढ़ना ही है, लेकिन हाँ अभी के लिए आप ये समझ लो कि एनवेलप की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ नहीं होती है, इट इज़ नॉट स्मूथ। क्यों? क्योंकि पाए जाते हैं इसके सरफेस पर राइबोसोम्स। वहीं जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है एनवेलप की वो मस्त होती है, बिंदास होती है, स्मूथ होती है। क्यों? अंदर राइबोसोम्स नहीं चिपके हैं, बाहर वाली मेम्ब्रेन के ऊपर सरफेस पर राइबोसोम्स चिपके हैं, इसलिए बाहर वाली मेम्ब्रेन रफ हो जाती है, अंदर वाली जो है वो स्मूथ रहती है। ठीक है, तो ये रफ है आउटर मेम्ब्रेन और ये स्मूथ है। ठीक है, इतना समझ में आया? बाहर से समझ में आ गया। अब आ जाओ और अंदर निकलते हैं, अंदर आते हैं, निकलते नहीं, अंदर और आते हैं। एनवेलप के अंदर जब हम और अंदर जाएंगे, एनवेलप से जब हम और अंदर जाएंगे न्यूक्लियस के, तो यहाँ पर हमको बेटा एक ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स देखने को मिलेगा। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर कौन सा कलर लें? चलो वाइट ले लेते हैं। यहाँ पर आपको एक ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स देखने को मिलेगा, जिसे अपन बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूक्लियोप्लाज्म। लिख भी देती हूँ मैं यहाँ पे, दिस इज सेमी फ्लूइड ट्रांसपेरेंट मैट्रिक्स, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे कि बाहर होता है साइटोप्लाज्म और अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। नेचर में कैसा होता है? सेमी फ्लूइड टाइप का, और होता सा ट्रांसपेरेंट सा है। ठीक है, अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म की एक खास बात है बेटा, इस न्यूक्लियोप्लाज्म की खास बात है कि इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है क्रोमैटिन मटेरियल और एक होता है न्यूक्लियोलस। सिंगुलर होता है न्यूक्लियोलाई, सॉरी सिंगुलर होता है न्यूक्लियोलस और प्लूरल होता है न्यूक्लियोलाई। ठीक है, तो अंदर क्या है, आपको क्या मिलेगा न्यूक्लियस के अंदर? उसका मैट्रिक्स, ट्रांसपेरेंट मैट्रिक्स, सेमी फ्लूइड इन नेचर, जिसको अपन बोल देंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म में मेनली क्या चीज़ें होती हैं? दो चीज़ें होती हैं, एक तो क्रोमैटिन मटेरियल और दूसरा न्यूक्लियोलस। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ना अपन क्रोमैटिन मटेरियल पढ़ लेते हैं, और जो न्यूक्लियोलस है ये समझ लो कि आपके सिलेबस में ना मतलब ज़्यादा इसके ऊपर बात करी नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ाने के लिए थोड़ा सा बता दूंगी। मेन जो है हम बात करते हैं किसके ऊपर? क्रोमैटिन मटेरियल के ऊपर। अब क्रोमैटिन मटेरियल की ना मैं आपको एक पहले पिक्चर दिखाती हूँ, फिर आपको आगे की कहानी समझ में आएगी। ये देखो, ये है बेटा न्यूक्लियस, ये कलर नहीं दिख रहा होगा तुमको, देखो ये है न्यूक्लियस। और आप देख सकते हो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियर एनवेलप, मतलब ये न्यूक्लियस है और ये उसका न्यूक्लियर एनवेलप है। और जैसा कि अपन ने पढ़ा था कि न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो कंटिन्यूस नहीं होता है, मेम्ब्रेन्स में क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर्स। तो देखो यहाँ पर आपको न्यूक्लियर पोर भी दिख रहे होंगे एकदम साफ साफ। ठीक है, जब अब और अंदर गए, अंदर तो हमें वो दिखा, न्यूक्लियोप्लाज्म दिखा। और न्यूक्लियोप्लाज्म में ज़रा देखो यहाँ पर क्या है, ये पूरा है क्रोमैटिन मटेरियल, दिख रहा है पूरा ये नूडल्स जैसा। आई डोंट नो आपको कलर क्या दिख रहा होगा, लेकिन मेरे एंड से यहाँ पर जो इसका कलर है वो थोड़ा सा नूडल्स जैसा ही है, ऑरेंजिश येलोइश टाइप का है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि मैम ये तो बिल्कुल ही जो है ना नूडल्स लग रहे हैं, चाउमीन लग रहे हैं, खा लें क्या? नहीं बेटा, खाना नहीं है। यही होता है एक्चुअली क्रोमैटिन या क्रोमैटिन मटेरियल। अब इसको और अच्छे से समझाती हूँ मैं आपको। जैसे कि आपके पास वो होती ना धागे वाली रील बेटा, इंस्टाग्राम वाली नहीं, वो थ्रेड वाली जो रील होती है ना, उस रील में से आप धागा बाहर निकालो, निकालते जाओ। कुछ टाइम बाद आप ये देखोगे कि जो धागा आप निकाल रहे थे ना रील से, अब वो बिल्कुल ही कुछ अजीब सा जो है, मतलब उसका जाल बन गया है। भाई जब तक धागा रील के ऊपर होता है तब तक वो एकदम प्रॉपरली आप बोल सकते हो कि अरेंज होता है या ऑर्गेनाइज होता है। लेकिन जैसे ही आपने रील से धागा निकाला
और धागे का आप कुछ कर भी नहीं रहे हो, बस आप निकालते जा रहे हो निकालते जा रहे हो, तो आप देखोगे कि यार आसपास जो है धागे का, जो हम रील से बाहर निकालते जा रहे हैं, उसका एक जाला बन गया है, एक नेटवर्क टाइप का बन गया है। और बिल्कुल वही होता है बेटा क्रोमैटिन या क्रोमैटिन मटेरियल। वो जो धागे का आपको एक जाल जैसा नजर आता है ना, एग्जैक्टली वही जाल, वही नेटवर्क आपको न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर नजर आता है, जिसे हम बोलते हैं क्या, क्रोमैटिन या क्रोमैटिन मटेरियल। ये दिखता कब है, जब सेल नॉन डिवाइडिंग फेज में हो, मतलब जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा हो। आपको पता है ना, वो रुडोल्फ वर्काउ ने पहले ही बोल दिया था सेल थ्योरी में, उसको मॉडिफाई करने के लिए, कि सेलुला ए सेलुला, मतलब कि नए सेल्स कहाँ से आते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आते हैं। कैसे, प्री एग्जिस्टिंग सेल डिवाइड करते हैं तो आते हैं क्या, नए सेल। इसका मतलब ये तो क्लियर है कि नए सेल कहाँ से आने वाले हैं, जो ऑलरेडी सेल एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके डिवीजन से ही आने वाले हैं। तो जब एक सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है बेटा, उस समय आपको उसके न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म में ये क्रोमैटिन मटेरियल देखने को मिलता है। जैसे कि धागा है, आपने उसको उलझा लिया, एक जाल जैसा बन गया धागे का, एक नेटवर्क बन गया, एग्जैक्टली वैसा ही कुछ आपको एक नॉन डिवाइडिंग सेल के न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म में देखने को मिलेगा, और उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन या क्रोमैटिन मटेरियल। अब ये किस चीज का बना होता है, ये और एक्सप्लेन करने के लिए मैं सेल को भेजती हूं उसके नॉन डिवाइडिंग फेज से डिवाइडिंग फेज में। ये है क्या, सेल अभी अपने नॉन डिवाइडिंग फेज में, डिवाइडिंग फेज में। अब मैं सेल को बोलती हूं कि सुनो सेल, उठो और डिवाइड करो। तुम डिवाइड करो और 2 नए सेल बनाओ। तो जैसे ही सेल को पता चलता है कि ओ माय गॉड अब मुझे डिवाइड करना है, 2 नए सेल बनाने हैं, तो क्या होगा, उस सेल के न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म में जो क्रोमैटिन मटेरियल है, वो तो बस ऐसे पड़ा हुआ था अभी, उसको भी जैसे रियलाइज होगा कि ओ माय गॉड अब तो डिवीजन की बारी आ गई है, तो क्या होगा, अब ये क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होना शुरू कर देगा। बेटा अभी तो ये लूजली पड़ा हुआ था बिल्कुल ही, जैसे कि धागा आपने उलझा के फेंक दिया, फिर क्या हुआ, मम्मी की आने की खबर लगी, ओ माय गॉड मम्मी आ रही। अब तुम क्या करोगे, उस धागे को सुलझाने की कोशिश करोगे, और फिर तुम क्या करोगे, उसका एक बॉल या उसका एक रोल बनाने की कोशिश करोगे, उसको कंडेंस करने की कोशिश करोगे। यहां पर भी ऐसे ही होने वाला है कि जब सेल अपने डिवाइडिंग फेज की तरफ बढ़ता है ना, तो उसके अंदर जो उसका क्रोमैटिन मटेरियल है न्यूक्लियस का, वो क्रोमैटिन मटेरियल अपने आप को कंडेंस करने लग जाता है। और जब ये क्रोमैटिन मटेरियल अपने आप को कंडेंस कर ले, जब अपने आप को ये क्रोमैटिन मटेरियल बेटा कंडेंस कर ले, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है। और इस कंडेंस्ड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम आपको तब देखने को मिलता है जब सेल क्या हो, अपने डिवाइडिंग फेज में आ गया हो। जब नॉन डिवाइडिंग फेज में होता है, जब वो डिवीजन नहीं कर रहा होता है, तो वो आपको दिखता है क्रोमैटिन मटेरियल। और जब अपने सेल डिवीजन फेज में पहुंचता है, जब वो डिवाइड करने की स्थिति में पहुंच जाता है, तो उसके फिर न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या मिलेंगे, क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे। बेटा हमारी जो बॉडी होती है ना, ह्यूमन बॉडी, हमारे हर एक सेल, गैमीट्स को छोड़ दो, स्पर्म्स एंड ओवम को छोड़ दो, हमारे बॉडी के हर एक सेल के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं 46 क्रोमोसोम्स। समझे, ये तो केवल ह्यूमन सेल की बात हो रही है। जैसे कि नंबर ऑफ सेल्स वेरी करते हैं, वैसे ही ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म सेल के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी क्या करते हैं, वेरी करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मेरे बॉडी के हर एक सेल के न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम्स हो, तो मेरे पास जो पेट है डॉगी हो, उसके भी हर एक सेल के न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम्स हो। ज़रूरी नहीं है। वो क्रोमोसोम्स का नंबर क्या करेगा, वेरी करेगा ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, लाइक दैट। लेकिन हाँ, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनके तो सारे ही ह्यूमन बींग्स की बॉडी के हर एक सेल के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं 46 क्रोमोसोम्स। तो कहने का मतलब ये है कि जब सेल डिवाइड कर रहा होता है, उस समय, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है, उस समय उसके न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म में तुमको ये क्रोमैटिन मटेरियल दिखेगा। और जैसे ही वो अपने डिवीजन वाले स्टेट में पहुंचता है, तो ये पूरा का पूरा क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस हो जाता है, और इसी हाईली कंडेंस्ड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलने लगते हैं, क्रोमोसोम्स बोलने लग जाते हैं। ठीक है, अब आ जाओ, तुम्हें मैं क्रोमोसोम के बारे में कुछ समझा दूं। ये देखो, ये है एक क्रोमोसोम बेटा। ये क्या है, एक क्रोमोसोम है। सबसे पहले तुम ये देखो कि क्रोमोसोम बना किस चीज़ का होता है। मैंने तुमको क्या बताया था कि क्रोमैटिन मटेरियल किस चीज़ का बना है, तो ये एक्सप्लेन करने के लिए मैंने तुमको क्रोमोसोम के बारे में बताया।
है ना। भाई क्रोमोसोम क्या है, तुम तो ये समझो ना कि क्रोमोसोम क्या है। क्रोमोसोम एक कंडेंस्ड फॉर्म ही तो है क्रोमैटिन मटेरियल का। तो यहाँ पे मैं लिख दूं कि क्रोमोसोम क्या है, क्रोमैटिन मटेरियल का कंडेंस्ड फॉर्म है क्रोमोसोम, कि जब ये कंडेंस होता है तो बन जाता है क्या, क्रोमोसोम। ठीक है, अब क्रोमोसोम किस चीज का बना है, ये क्रोमैटिन मटेरियल किस चीज का बना है, ये पता करने के लिए हम पता है क्या करेंगे। देखो ये ना क्रोमोसोम की आपको दो आर्म दिख रही होंगी, इसको अपन बोलते हैं पी आर्म और इसको अपन बोलते हैं क्यू आर्म। अगर आपको याद रहे तो याद रख लेना, वरना 9th के लेवल पर अगर नहीं भी याद रखोगे तो भी चल जाएगा, बस बताने के लिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो आर्म दिख रही होंगी क्रोमोसोम की, है ना, ये क्रोमोसोम है। अब एक काम करते हैं, जो इसकी ये वाली आर्म है ना बेटा, इसको हम खींचते हैं, थोड़ा सा अपन इसको खींचते हैं। तो जब हम इसको खींचेंगे तो हम ये रियलाइज करेंगे कि भाई यहाँ पर तो दो क्या हैं, दो ऐसे रस्सियाँ दिख रही हैं, दो चेन दिख रही हैं, दो रस्सियाँ दिख रही हैं जो आपस में कैसी हैं, हाईली कॉइल्ड हैं, लाइक दिस दिख रही है। ये हमें तो ये पता करना है कि भाई ये क्रोमैटिन मटेरियल, ये क्रोमोसोम किस चीज का बना था। तो हमने क्या करा, क्रोमोसोम की पकड़ के आर्म को हमने खींच दिया, और जब इसको हमने खींचा तो हमें ये रियलाइज हुआ कि यार यहाँ पर तो दो चेन है, जो दो रस्सियां हैं जो आपस में ऐसे हाईली कॉइल्ड है, आपस में ऐसे उलझी हुई हैं और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। हेलिकल स्ट्रक्चर मतलब ये होता है, और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है। तो यहाँ पर ये कुछ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है ना बना हुआ है, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, और इसी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं प्यार से, डीएनए। ये क्या है बच्चों, ये है डीएनए। जब हमने इस क्रोमोसोम की आर्म को पकड़ करके खींचा तो हमको ये रियलाइज हुआ कि भैया यहाँ पर दो रस्सियां हैं, दो चेन्स हैं जो आपस में हाईली क्या है, कॉइल्ड हैं, वो भी डबल हेलिकल फॉर्म में। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि दो स्ट्रैंड्स हैं, अरे ऐसे लिख लो, वो ज्यादा सही लगेगा कि टू स्ट्रैंड्स आर हाईली कॉइल्ड हैं डबल हेलिकल फॉर्म में, इन डबल हेलिकल फॉर्म। ये और सही लिख दिया हमने। ठीक है, कि जब इस आर्म को पकड़ करके खींचा तो ऐसा लगा कि यार दो रस्सियां हैं, दो स्ट्रैंड्स हैं जो आपस में बिल्कुल ऐसे 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 करके लिपटे हुए हैं, हाईली कॉइल्ड हैं, और डबल हेलिकल ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा डबल हेलिकल फॉर्म में जो है आपस में कॉइल्ड है। और इन्हीं दो स्ट्रैंड्स को जो आपस में हाईली कॉइल्ड है डबल हेलिकल फॉर्म में, इन्हीं दोनों स्ट्रैंड्स को अपन क्या बोल देते हैं बेटा, ऐसे ऐसे करके डीएनए बोल देते हैं। डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आप बोलोगे कि मैम डीएनए होता क्या है, तो एक तरीके का न्यूक्लिक एसिड है। दो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं हमारी बॉडी में, डीएनए एंड आरएनए। ये क्या है, डीएनए, और डीएनए से क्या बनता है आगे जा करके आरएनए, जो आप पढ़ोगे 11th में। ठीक है, तो ये आर्म को पकड़ करके खींचा क्रोमोसोम की, हमको दो स्ट्रैंड्स मिले जो आपस में हाईली कॉइल्ड हैं डबल हेलिकल फॉर्म में, और उसी को अपन क्या बोल देते हैं, डीएनए। आपको पता है कि हमारी बॉडी के हर एक सेल के न्यूक्लियस में जो एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है ना, उसकी लंबाई कितनी होती है, 2.2 मीटर लॉन्ग। मैंने आपको अभी भी बताया था कि हमारे हर एक सेल के न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, और हर एक क्रोमोसोम जो डीएनए मॉलिक्यूल का बना होता है, उस डीएनए मॉलिक्यूल की लंबाई, भाई डीएनए ही है जो हाईली कॉइल हो जाता है तो क्या बन जाता है, ये क्रोमोसोम बन जाता है। क्रोमोसोम फैल गया तो क्रोमैटिन बन गया, है ना। तो हमारे बॉडी के हर एक सेल के न्यूक्लियस में होते हैं 46 क्रोमोसोम, और हर एक क्रोमोसोम
जिस डीएनए मॉलिक्यूल से बनता है उस डीएनए मॉलिक्यूल की लंबाई होती है 2.2 मीटर लंबी। आप बोलोगे कि मैम 2.2 मीटर लंबा डीएनए मॉलिक्यूल, हमारा तो सेल माइक्रोस्कोपिक होता है, बिना माइक्रोस्कोप के वो दिखता नहीं है, और इतने छोटे से सेल के न्यूक्लियस में इतना लंबा डीएनए का एक मॉलिक्यूल, बाप रे, कैसे मैम कैसे इतने छोटे से सेल के न्यूक्लियस में इतना लंबा डीएनए मॉलिक्यूल कैसे एकोमोडेट हो पाता है? तो इसका जवाब यहां पर लिखा हुआ है, हाईली कॉइल्ड। कॉइलिंग का यही तो सिग्निफिकेंस है कि आप कितनी भी कॉइलिंग कर लो, लपेट लो लपेट लो लपेट लो, और एक इतने लंबे मॉलिक्यूल को आप एक छोटे से माइक्रोस्कोपिक सेल के न्यूक्लियस में फिट कर दो। ये हाईली कॉइल्ड मैंने इसीलिए लिखा है ताकि आपको इस सिग्निफिकेंस समझ में आ पाए, समझे? अब देखो क्या होता है बेटा, इस डीएनए के ऊपर कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट्स होते हैं, इस डीएनए के ऊपर कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट्स होते हैं, जैसे कि ये एक सेगमेंट है, और इस स्पेसिफिक सेगमेंट से क्या होता है बेटा, प्रोटीन बनता है, और वो प्रोटीन क्या करते हैं, हमारे बॉडी फीचर्स को डिसाइड करते हैं। जैसे कि मैं बोलूं कि मेरे बाल कर्ली हैं, पता है आपको मेरे बाल कर्ली क्यों हैं? क्योंकि मेरी बॉडी में एक प्रोटीन ऐसा है जो मेरे मेरे बालों को नेचुरली कर्ली बना देता है। वो प्रोटीन कहाँ से आया है? तो वो प्रोटीन बेटा डीएनए, मेरे बॉडी के हर एक सेल में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ये 46 क्रोमोसोम्स बेटा किस चीज़ के बने हैं? डीएनए के ही तो बने हैं, ये डीएनए के तो बने हैं। और डीएनए पर क्या है, एक स्पेसिफिक सेगमेंट है जो एक ऐसा प्रोटीन बना रहा है जिससे कि मेरे बाल कर्ली हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास ये बॉडी फीचर है तो इसके पीछे रीजन क्या है कि भाई मेरे पास प्रोटीन वो है। और ये जो डीएनए का स्पेसिफिक सेगमेंट आपको दिख रहा है ना, जो ऐसा प्रोटीन बना रहा है, इसी स्पेसिफिक सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे बच्चों? जीन। जीन्स नहीं बेटा, जीन, GENE, क्या बोलेंगे? जीन। कि मेरे पास एक जीन ऐसा है जो एक ऐसा प्रोटीन बना रहा है जिससे कि मेरे बाल कर्ली हो रहे हैं। तो जीन का मतलब समझ में आया क्या होते हैं? जीन एक स्पेसिफिक सेगमेंट है डीएनए पर जो बेसिकली प्रोटीन बनाते हैं, और वही प्रोटीन क्या करते हैं, हमारे बॉडी फीचर को डिसाइड करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि देखो बेटा मेरे आंखों का जो कलर है वो कैसा है, ब्राउन है, डार्क ब्राउन है। क्यों? तो डेफिनेटली मेरे पास एक ऐसा प्रोटीन होगा जिससे कि मेरा आई कलर डार्क ब्राउन हो रहा है, और वो प्रोटीन किसने बनाया होगा? वो मेरे डीएनए पर कोई ना कोई जीन होगा, मेरे डीएनए पर कोई ना कोई जीन होगा बेटा, जो ऐसा प्रोटीन बना रहा होगा जिससे कि मेरा आई कलर क्या हो रहा है बेटा? ब्राउन हो रहा है, आई कलर ब्राउन हो रहा है। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो ये जीन्स का आपको सिग्निफिकेंस समझ में आया कि जीन्स क्यों जरूरी है हमारे लिए? क्योंकि अल्टीमेटली यही बनाते हैं प्रोटीन्स, और यही प्रोटीन्स क्या करते हैं, हमारे बॉडी फीचर्स को डिसाइड करते हैं। ऐश्वर्या राय की आंखों का कलर नीला क्यों है? क्योंकि उनकी बॉडी में डेफिनेटली एक ऐसा प्रोटीन है जो कि उनका आई कलर ब्लू बना रहा है। और वो प्रोटीन कहाँ से आया होगा? जीन्स ने बनाया होगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे आपको एक और चीज़ बतानी है बेटा। यहाँ तक तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हाँ भाई जो क्रोमोसोम है वो डीएनए का बना होता है। ना सिर्फ डीएनए का बना होता है बेटा, बल्कि कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं। कैसे? तो देखो, ये तो हमें समझ में आ गया कि भैया जो डीएनए है वो हाईली कॉइल्ड होता है ना, डीएनए जो है वो हाईली कॉइल्ड होता है, और डीएनए 2 स्ट्रैंड्स का बना होता है। तो वो जो 2 स्ट्रैंड्स हैं वो आपस में तो कॉइल्ड होती ही हैं। डीएनए 2 स्ट्रैंड्स का बना है, और डीएनए की जो 2 स्ट्रैंड्स है वो आपस में तो देखो हाईली कॉइल्ड हैं ही। एट द सेम टाइम बेटा ये जो 2 डीएनए के स्ट्रैंड्स है ना, ये प्रोटीन के कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके अराउंड भी क्या होते हैं, ऐसे रैप्ड होते हैं। मैं आपको इसे ड्रॉ करके बताती हूँ तो ये आपको समझ में आएगा, ऐसे तो आने नहीं वाला। देखो यहाँ देखो, ये है एक प्रोटीन मॉलिक्यूल, देखा? ये है एक प्रोटीन मॉलिक्यूल, ये है दूसरा प्रोटीन मॉलिक्यूल, और ये है तीसरा प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के ऊपर तुम देखना जो डीएनए के ये दो स्ट्रैंड्स है ना, ये कैसे रैप्ड होंगे। देखना ये ऐसे जाएंगे और ये दोनों ऐसे रैप हो जाएंगे। ठीक है, फिर ये और आगे बढ़े, इसके ऊपर रैप हो गए, फिर ये और आगे बढ़े और ये देखो इसके ऊपर रैप हो गए, कुछ इस तरीके से।
तो ना सिर्फ डीएनए के दो स्ट्रैंड्स आपस में हाईली कॉइल्ड होते हैं, बल्कि ये दोनों स्ट्रैंड्स डीएनए के, आप या तो आप यही बोल दो कि जो डीएनए वो खुद क्या है, इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या होता है, रैप्ड होता है। रैप्ड क्यों है, ये हाईली कॉइलिंग क्यों हो रही है, आपको मतलब समझ में आ रहा है ना, कि इतना लंबा है डीएनए का मॉलिक्यूल, ह्यूमन बॉडी अगर ह्यूमन सेल की बात की जाए तो इतने लंबे डीएनए मॉलिक्यूल को फिट करने के लिए बेटा जितना हो सकेगा उसको हमें मरोड़ना पड़ेगा, कॉइल करना पड़ेगा। तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स आपस में तो कॉइल होते ही हैं डबल हेलिकल फॉर्म में, एट द सेम टाइम ये दोनों स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के ऊपर भी क्या होते हैं, रैप्ड होते हैं। तो अभी मैं लिख दूं कि प्रोटीन डीएनए स्ट्रैंड्स are wrapped over प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या होते हैं, वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के ऊपर वो रैप्ड होते हैं, ठीक है। और इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को बेटा अपन बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। ये कौन से प्रोटीन्स होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स। इनके अलावा कुछ और भी प्रोटीन्स होते हैं जो साइड में ऐसे पड़े होते हैं, बट वो हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो उनको अपन नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स बोल देते हैं, ठीक है। ये देखो, ये कुछ दूसरे भी प्रोटीन्स हैं। तो अल्टीमेटली हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि हमारा जो क्रोमैटिन मटेरियल है, जो हमारा क्रोमोसोम है, वो किसका बना होता है। सो क्रोमोसोम या क्रोमैटिन मटेरियल बना होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। सिर्फ डीएनए से काम नहीं चलेगा बेटा, प्रोटीन्स भी लिखना पड़ेगा। आपकी एनसीईआरटी बुक में भी लिखा हुआ है, इतने अच्छे से नहीं समझाया हुआ है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मुझे थोड़ा सा आउट ऑफ द बुक्स जा करके चीज़ों को समझाना पड़ता है कि जब आप एक क्रोमोसोम की आर्म को पकड़ करके, मतलब क्रोमैटिन मटेरियल है, वो आपको कब देखेगा, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होगा। जब सेल डिवाइड करेगा तो क्या होगा, वही क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस हो जाएगा और क्या बना लेगा, क्रोमोसोम बना लेगा। क्रोमोसोम किस चीज़ का बना है, ये पता करने के लिए हमने क्या करा, उसकी एक आर्म को पकड़ करके खींचा, तो पता चला कि भैया ये जो क्रोमोसोम है ना, इसकी जो आर्म है ये एक्चुअली दो स्ट्रैंड्स की बनी होती है ना, ये दो स्ट्रैंड्स की बनी होती है, और ये दोनों स्ट्रैंड्स आपस में हाईली कॉइल्ड होते हैं हेलिकल फॉर्म में। तो इसी को हमने क्या नाम दे दिया, डीएनए नाम दे दिया। ये डीएनए मॉलिक्यूल, ये जो डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स हैं, ये ना सिर्फ आपस में कॉइल्ड होते हैं, बल्कि हिस्टोन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के ऊपर भी क्या होते हैं, रैप्ड होते हैं, ताकि इतना लंबा डीएनए मॉलिक्यूल एक छोटे से माइक्रोस्कोपिक सेल के न्यूक्लियस में फिट हो जाए, ठीक है। तो डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन और उसके अलावा कुछ और प्रोटीन्स भी होते हैं। तो ओवरऑल हमने बोल दिया कि जो क्रोमैटिन मटेरियल है, ये जो क्रोमोसोम है, इट इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। डीएनए की खास बात क्या होती है कि इसके ऊपर पाए जाते हैं स्पेसिफिक सेगमेंट्स, जिनको हम बोलते हैं जीन्स, और ये जीन्स ही क्या करते हैं बेटा, प्रोटीन्स बनाते हैं, और ये प्रोटीन्स हमारे बॉडी फीचर को डिसाइड करते हैं कि हाँ, हमारी आंखों का रंग, हमारे बालों का टेक्सचर, हमारे बालों का कलर, हमारी स्किन टोन, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय दीज प्रोटीन्स विच आर सिंथेसाइज्ड बाय दीज जीन्स, जो पाए जाते हैं कहाँ, डीएनए के ऊपर। तो डीएनए किसका बना है बेटा, डीएनए आप बोल सकते हो, मतलब ये क्रोमोसोम किस चीज़ का बना है, क्रोमोसोम या क्रोमैटिन मटेरियल बना होता है डीएनए एंड प्रोटीन्स का, ठीक है। चल, इतना पल्ले पड़ गया। और इसीलिए बेटा न्यूक्लियस क्या है, ज़रूरी है। आप सोचो कि हम न्यूक्लियस पढ़ क्यों रहे हैं, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस के अंदर ही तो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स में डीएनए पाए जाते हैं, डीएनए में जीन्स पाए जाते हैं। और बेटा सबसे बड़ी बात जो मैं स्किप हो गया मेरे दिमाग से, अभी बता देती हूँ कि ये जो जीन्स होते हैं ना बेटा, इनको हम बोलते हैं यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, या इनको हेरिडिटरी यूनिट भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये यही जीन्स होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होते हैं। कि जैसे कि मेरे पापा के बाल कर्ली थे तो मेरे भी कर्ली हो गए, क्यों, क्योंकि उनकी बॉडी में एक जीन ऐसा था जो एक ऐसा प्रोटीन बनाता था जिससे कि उनके बाल कर्ली हो रहे थे, और वही जीन जब मैं पैदा हुई तो उनकी बॉडी से मुझ में ट्रांसफर हो गया, मुझ में पास ऑन हो गया, तो मेरे पास भी वही जीन आ गया अपने पापा वाला, और उसी जीन के कारण मेरी बॉडी में भी वही प्रोटीन सिंथेसाइज होने लग गया जिससे कि मेरे बाल कर्ली हो गए। तो मेरे पापा और मेरे दोनों के बाल कैसे हैं, कर्ली हैं।
तो इनहेरिटेंस का मतलब ही क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होना। तो ये जीन्स क्या होते हैं, इनको अपन बोलते हैं यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस या हेरिडिटरी यूनिट्स, क्योंकि यही क्या होते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, माँ बाप से बच्चों में जाते हैं, तभी तो माँ बाप से मिलते जुलते हैं उनके बच्चे। जैसे शाहरुख खान सर देख लो, उनके 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे अपने मम्मी, मतलब ना सिर्फ उनकी बात, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको एक नोन फिगर का, है ना, कि शाहरुख खान के 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे अपने माँ बाप को रिजेंबल करते हैं कि नहीं करते हैं? क्यों? क्योंकि माँ बाप के जो जीन्स है बेटा वो बच्चों में आ जाते हैं, और बच्चों में आकर के वही जीन्स वही प्रोटीन्स बनाते हैं, जिसके कारण बच्चों में भी वही फीचर्स दिखते हैं जो उनके पेरेंट्स में होते हैं। ये बात आप अपने भी लेवल पर समझ सकते हो कि हो सकता है कि आपके पापा का या आपकी मम्मा का जो आई कलर है वो ऐसा ग्रीन सा हो, तो आपके किसी भाई बहन का भी क्या हो गया, आई कलर ग्रीन हो गया। क्यों? जीन मम्मा के बच्चे में ट्रांसफर हो गए, इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इसीलिए बेटा न्यूक्लियस जरूरी है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर ही तो खजाना होता है, जीन्स होती हैं, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस या हेरिडिटरी यूनिट्स, जो बच्चों को उनके माँ बाप से जो है रिजेंबल करती हैं। इसलिए न्यूक्लियस को पढ़ रहे हैं बेटा, इसीलिए पढ़ रहे हैं। आई बात समझ में? अच्छा, क्रोमोसोम का भी बेटा यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझा देती हूँ। ये जो आपको एक कॉन्स्ट्रिक्शन सी नजर आ रही है, एक जो आपको दबाव सा नजर आ रहा है, इसे हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। इसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। 2 आर्म तो आपको दिख ही रही है ना, मतलब ये ओवरऑल आपको एक रॉड शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा। ये इसको मैं ऐसे दिखा देती हूँ कि जैसे कि ये क्या है, आपका क्रोमैटिन मटेरियल है, ये कंडेंस हुआ तो ये एक रॉड शेप स्ट्रक्चर बन गया, ये रॉड शेप स्ट्रक्चर बन गया, जिसको हमने नाम दिया क्या? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम की ये 2 आर्म हो गई हैं, इनके बीच में आपको एक दबाव दिख रहा होगा, एक कॉन्स्ट्रिक्शन दिख रही होगी बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर बोलते हैं। सेंट्रोमियर बोलते हैं इस दबाव को, इस कॉन्स्ट्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर बोलते हैं। एंड मार्क माय वर्ड्स, जब आप 10th में जाओगे ना, तो वहां पर मैं आपसे फिर से एक बार पूछूंगी कि बेटा जब भी हम क्रोमोसोम्स को काउंट करते हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं? इन सेंट्रोमियर्स का नंबर काउंट करते हैं। क्रोमोसोम्स को काउंट करने की सबसे बढ़िया टेक्निक होती है कि आप उनके सेंट्रोमियर्स को काउंट करो। जितने नंबर ऑफ सेंट्रोमियर्स एग्जैक्टली उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो किसी भी आर्म को पकड़ के खींचेंगे तो क्या होगा? वही डीएनए दिखेगा, हिस्टोन प्रोटीन्स दिखेंगे, है ना। तो क्रोमैटिन है, कंडेंस हुआ, क्रोमोसोम बन गया, रॉड शेप स्ट्रक्चर है, ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन आपको दिख रही होगी, इसको अपन क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर बोलते हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पर मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये तो हुआ क्या? एक क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम। अब जरा मुझे बताना कि कितने क्रोमोसोम है। अब बताना कितने क्रोमोसोम है। ये तो हो गया एक क्रोमोसोम। अब इसके बारे में बताओ, ये कितने क्रोमोसोम है? इस पिक्चर में आपको कितने क्रोमोसोम दिख रहे हैं? मेजॉरिटी बच्चे, मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चे ये बोलेंगे कि मैम 2 क्रोमोसोम। क्यों? एक ये वाला, एक ये वाला। नालायक, अभी मैंने बताया आपको क्या, कि जब भी आपको क्रोमोसोम्स का नंबर काउंट करना है, हमेशा क्या करा करो? सेंट्रोमियर काउंट करो। बताओ यहाँ पर कितने सेंट्रोमियर है? 1। मतलब क्रोमोसोम भी क्या है? एक ही है। आप बोलोगे कि मैम आप इसको भी एक क्रोमोसोम बोल रहे हो, आप इसको भी एक क्रोमोसोम बोल रहे हो, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर तो अलग अलग है। फिर कैसे आपने बोल दो कि ये भी एक क्रोमोसोम, ये भी एक क्रोमोसोम? क्योंकि बेटा मैंने क्या देखा है? मैंने सेंट्रोमियर देखा है कि ये सेंट्रोमियर, ये एक सेंट्रोमियर, मतलब दोनों क्या है? एक ही क्रोमोसोम है, लेकिन फिर भी इनमें फर्क है। क्या फर्क है? फर्क ये है बेटा कि यहां पर आपको 2 क्रोमैटिड्स दिख रहे होंगे, जिनको अपन क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं। सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये दिख रही है आपको, ये वाली रॉड, ये हो गया क्या? एक क्रोमोसोम। अब देखो होता क्या, जैसा कि तुमको मैंने बताया कि जब एक सेल डिवाइड करता है तो उससे 2 नए सेल बनते हैं। ठीक है, तो जो एक सेल डिवाइड कर रहा होता है, मतलब जो पेरेंट सेल होता है, उसके पास तो होते हैं क्रोमोसोम, और जब वो डिवाइड करेगा और जो 2 नए सेल्स बनेंगे, तो उन 2 डॉटर या दो नए सेल्स के पास भी तो बेटा क्रोमोसोम्स आने चाहिए ना।
माँ बाप के पास जो होता है वो अपने बच्चों में क्या करते हैं, बांट देते हैं, प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाती है। वैसे ही जो पेरेंट सेल डिवाइड करेगा तो जो 2 नए सेल्स बनेंगे ना, उन 2 नए सेल्स के पास भी क्या होने चाहिए, क्रोमोसोम होने चाहिए, और उतने ही होने चाहिए जितने की पेरेंट सेल के पास ही है। तो पेरेंट सेल क्या करता है, पेरेंट सेल बोलता है कि यार मेरे पास तो सपोज ये 1 क्रोमोसोम है, अब अगर मैं ये 1 क्रोमोसोम एक बच्चे को दूंगा तो दूसरा बच्चा नाराज हो जाएगा, तो मैं एक काम करता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं इस 1 क्रोमोसोम की एक कॉपी बना लेता हूं। जैसे कि एक बुड्ढे अंकल जी, उनके पास एक बंगला है, लड़के 2 हैं, अब जिस भी लड़के को वो बंगला देंगे दूसरा वाला नाराज हो जाएगा, तो वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मैं एक और बंगला बनाता हूं, तो एक बंगला दूंगा एक लड़के को, दूसरा दूंगा दूसरे लड़के को। तो यहाँ पर भी वही केस है कि यहाँ पर 1 क्रोमोसोम है, अब जब सेल डिवाइड करेगा, डॉटर सेल्स बनाएगा, तो दोनों सेल्स के पास क्या होना चाहिए, एक एक क्रोमोसोम जाना चाहिए ना, इसीलिए ये क्रोमोसोम अपनी एक और कॉपी बना लेता है, और ये कॉपी फिलहाल के लिए सेंट्रोमियर से जुड़ी रहती है, आगे जाकर के अलग हो जाएगी, वो अलग बात है, वो अपन पढ़ेंगे सेल डिवीजन में, लेकिन फिलहाल तो ये कॉपी देखो इसके साथ में जुड़ी हुई है। तो ये बन गया क्या, एक क्रोमैटिड, और ये बन गया दूसरा क्रोमैटिड, और क्योंकि जुड़े हुए तो अपन क्या बोल देंगे, इनको अपन सिस्टर क्रोमैटिड्स बोल देंगे। तो फर्क बेटा किस में है, नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स में है। यहां पर आपको 1 क्रोमैटिड दिख रहा होगा, यहां पर आपको 2 क्रोमैटिड दिख रहे होंगे, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर क्या है बेटा, सेम है। ये भी एक क्रोमोसोम, ये भी एक क्रोमोसोम, फर्क किस में है, नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स में, कि इसके पास 1 क्रोमैटिड है और इसके पास 2 क्रोमैटिड्स हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। तो यहाँ पे लिख लो कि इसके पास 2 क्रोमैटिड्स हैं और इसके पास 1 क्रोमैटिड है, लेकिन दोनों ही क्या है बेटा, एक क्रोमोसोम है। आई होप तुमको इतनी बात समझ में आई होगी। अब जब इतनी बात समझ में आ चुकी तो एक काम करते हैं, आ जाओ आगे बढ़ जाते हैं। मतलब ये समझ लो कि ऑलमोस्ट अपना बेटा अब जो न्यूक्लियस है ना वो हो गया है पूरा। आई नो अपन बहुत देर से न्यूक्लियस की बातें कर रहे हैं, पर क्या करें यार, जरूरी है ना, ये सारी बातें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि पता है क्या होता है, फिर आप आ जाते हो 10th में। 10th में आपको मिलते हैं भारी भरकम चैप्टर, और फिर आप बेसिक्स वहां ढूंढते हो कि अरे यार बेसिक नहीं मिल रहे हैं, बेसिक कहाँ मिलेंगे। तो बेसिक बेटा 9th में तुम्हें पढ़ने को मिलते हैं, बेसिक तुम्हें सारे 9th में ही पढ़ने को मिलते हैं। पढ़ लोगे तो आगे जा करके आपके लिए पढ़ना जो है ना, पढ़ाई और आसान बन जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये भी एक क्रोमोसोम, ये भी एक क्रोमोसोम। हमेशा क्रोमोसोम का नंबर क्या करा करो, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर से काउंट किया करो। तो ये भी क्रोमोसोम, ये भी एक क्रोमोसोम। फर्क क्या है क्रोमैटिड में, इसमें 1 क्रोमैटिड है, इसमें 2 क्रोमैटिड, इसको अपन क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलेंगे, ठीक है। तो अब जा करके अपना ऑलमोस्ट न्यूक्लियस खत्म होता है। लेकिन हाँ, उसके पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जो वो है ना, कहाँ था, हाँ, कि न्यूक्लियोप्लाज्म बनता है क्रोमैटिन मटेरियल से। क्या होता है क्रोमैटिन मटेरियल, ऊपर से लेकर नीचे तक हमने पूरा डिस्कस कर लिया। फिर बात आती है किसकी, न्यूक्लियोलस की। तो बेटा न्यूक्लियोलस के लिए आप बस इतना समझ लो कि न्यूक्लियोलस ना एक क्या बोलेंगे, एक विदाउट मेम्ब्रेन। अगर आप सोचते हो कि भैया न्यूक्लियोलस की क्या होती है, कोई मेम्ब्रेन होती है, तो नहीं, न्यूक्लियोलस की कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। ये विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन एक न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होती है, जगह होती है जहां पर आरएनए का फॉर्मेशन होता है, सिंथेसिस होती है। तो आप बस इसके लिए ये लिख लो कि इट इज विदाउट, या ऐसे लिखो इट इज अ साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस। आरएनए सिंथेसिस की ये साइट होती है इन न्यूक्लियोप्लाज्म, एंड इट इज विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन। इसकी कोई मेम्ब्रेन होती नहीं है, इट इज विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन। बस आपको इसके लिए इतना याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना कि ये आरएनए सिंथेसिस की साइट होती है न्यूक्लियोप्लाज्म में, और ये इसकी कोई लिमिटिंग मेम्ब्रेन नहीं होती है। मतलब आप ये समझ सकते हो कि जो न्यूक्लियोलस है वो न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ ही क्या रहता है, कंटिन्यूस रहता है, क्योंकि मेम्ब्रेन तो है नहीं जो अलग अलग करे इसको। तो ये कंटिन्यूस होता है किसके साथ, न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ, ठीक है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म बना होता है क्रोमैटिन मटेरियल का और न्यूक्लियोलस का, और दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ये देखो कुछ ऐसा दिखता है न्यूक्लियोलस, ये देखो ये दिख रहा है, दिस इज न्यूक्लियोलस। जरूरी नहीं कि एक सेल में एक ही न्यूक्लियोलस हो, और भी कई सारे हो सकते हैं ना न्यूक्लियोलस, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ये आपको दिख रहा होगा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये पूरा क्या है, क्रोमैटिन मटेरियल है। ये देखो ये दिख रहा है आपको, ये है पूरा न्यूक्लियर एनवलप, और इसमें आपको ये पोर्स दिख रहे होंगे, ठीक है। चलो अब इसको अपन यहाँ तक पूरा रीड कर लेते हैं, आ जाओ।
न्यूक्लियस इज द मोस्ट कंस्पिक्यूअस। कंस्पिक्यूअस का मतलब क्या होता है बेटा? क्लियरली विजिबल, जो क्लियरली विजिबल हो। एंड द लार्जेस्ट ऑर्गेनल ऑफ यूकैरियोटिक सेल। In animal cell, it is generally centrally located. However, in the plant cell, it is pushed to the side due to the presence of large central vacuole. Nucleus contains the hereditary material, वही genes, for regulating cell activities as well as for the transfer to the next generation. Chemically, nucleus किसका बना होता है? 80% प्रोटीन का, 12% DNA का, 5% RNA का, 3% लिपिड्स का। ये पूरा मैंने आपको बता दिया। ये देखो, प्लांट सेल में देखो न्यूक्लियस को साइड में शिफ्ट कर दिया है, और एनिमल सेल में देखो इट इज सेंट्रली लोकेटेड। न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, टुगेदर दे रिफर्ड एज न्यूक्लियर एनवलप। द टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स आर डेजिग्नेटेड एज आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। दीज एनक्लोज अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस इन बिटवीन देम, जिसको अपन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। द न्यूक्लियर एनवलप इज नॉट कंटिन्यूअस, इट हैज माइन्यूट पोर्स, जिनको अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर्स। इट इज, अच्छा अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर सैप की, या जिसको आप न्यूक्लियोप्लाज्म भी बोल सकते हो। क्लियर फ्लूइड मटेरियल होता है प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। इट कंटेन्स रॉ मटेरियल। अच्छा, न्यूक्लियोप्लाज्म में और क्या क्या होता है? रॉ मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि एंजाइम्स, प्रोटीन्स, मेटल आयंस फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोमल यूनिट्स। क्रोमैटिन मटेरियल, इट अकर्स इन अ नॉन डिवाइडिंग न्यूक्लियस। नॉन डिवाइडिंग सेलुलर न्यूक्लियस में क्रोमैटिन मटेरियल देखने को मिलता है एज फाइन फिलामेंट्स टर्म्ड एज क्रोमैटिन फाइबर्स। दीज फाइबर्स लाइक क्रिस क्रॉस एंड गिव द अपीयरेंस ऑफ डिफ्यूज नेटवर्क। जाल जैसा देखने को आपको मिलेगा क्रोमैटिन मटेरियल में। क्रोमैटिन फाइबर्स आर इन फैक्ट greatly extended chromosomes. Two or more thick ribbon-like chromosomes appear at the time of cell division due to the condensation of chromatin material. These are made up of DNA and proteins. कौन? chromosomes. ठीक है। फिर उसके बाद में DNA possesses all the necessary information for the cell to function, grow and divide properly. The specific segments of the DNA are termed as genes. These are the hereditary units. Now, chromosomes are thread-like structures present in the nucleus and become visible only during cell division. जब cell divide नहीं करेगा तो आपको क्या दिखेगा? Chromatin material. These contain hereditary information of the cell. Each chromosome it is made up of two components, DNA and protein. ये भी हमने देख लिया. So, DNA is the most important component of a chromosome in eukaryotes. Chromosomes can only be seen during cell division. These look like rod during the metaphase stage of the cell division. Each chromosome consists of two arms, जिसको अपन बोलते हैं chromatids, जो कि side by side lie करेंगी. The two chromatids of a chromosome are attached at a point called primary constriction of centromere. ठीक है? तो अब जब हमने इतना कुछ पढ़ ही लिया है, तो अब एक काम करते हैं, न्यूक्लियस के फंक्शंस भी डिस्कस कर ही लेते हैं। आ जाओ। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? It controls all the metabolic activities of the cell. Obviously हमने पहले ही पढ़ लिया था कि सेल का जो ब्रेन है, या हम किसे सेल का ब्रेन बोलते हैं? न्यूक्लियस को। तो जाहिर सी बात है, सेल में होने वाली सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करेगा? उसका ब्रेन, बोले तो न्यूक्लियस। ठीक है। नेक्स्ट, इट ब्रिंग्स अबाउट द ग्रोथ ऑफ द सेल by directing the synthesis of structural proteins. याद करो जब हम बात कर रहे थे सेल मेम्ब्रेन की, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो बनी होती है फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स की, है ना। तो अब अगर एक सेल ग्रो करेगा तो नेचुरली सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो भी ग्रो करेगी। भाई सेल मेम्ब्रेन क्या है? कवरिंग है ना सेल की। तो अगर सेल ग्रो करेगा इसका मतलब क्या? सेल की जो मेम्ब्रेन है वो भी ग्रो करेगी। और अगर सेल की मेम्ब्रेन को ग्रो करना है बेटा, तो उसको हमें और प्रोटीन्स देने पड़ेंगे ना, तब तो सेल मेम्ब्रेन ग्रो करेगी, और फिर इवेंचुअली सेल भी क्या करेगा? ग्रो करेगा। तो क्योंकि सेल मेम्ब्रेन को हमें और भी प्रोटीन्स देने हैं, इसका मतलब ये है कि सेल के अंदर प्रोटीन्स का बनना जरूरी है। जब प्रोटीन्स बनेंगे तभी तो सेल मेम्ब्रेन को प्रोवाइड किए जाएंगे ना। तो सेल के अंदर प्रोटीन बनाने हैं या उनका सिंथेसिस शुरू करना है, ये ऑर्डर कौन जनरेट करता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ही बोलता है सेल को कि ओ भाई, न्यूक्लियस ही बोलता है सेल को कि ओ भाई, प्रोटीन्स
के सिंथेसिस की शुरुआत करो, क्योंकि प्रोटीन्स की व्यवस्था करनी है। जब प्रोटीन्स की सिंथेसिस होगी, जब प्रोटीन्स बनेंगे, तभी वो प्रोटीन्स हम सेल मेम्ब्रेन को दे पाएंगे, और तभी सेल मेम्ब्रेन ग्रो करेगी और तभी सेल ग्रो करेगा। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के सिंथेसिस का जो डायरेक्शन है, या जो बोलेंगे जो ऑर्डर है, वो कौन देता है? वो न्यूक्लियस ही देता है सेल को, ठीक है। उसके अलावा इट टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स। देखो ऐसा है बेटा कि जो डीएनए है उससे आरएनए बनता है, आरएनए से क्या बनते हैं? राइबोसोम्स बनते हैं, और वही राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। इट रेगुलेट्स द सेल साइकिल। उसके अलावा सबसे महान बात क्या होती है न्यूक्लियस की, कि भैया इसके पास क्या होता है? डीएनए। डीएनए में होते हैं जीन्स, जो होते हैं यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जीन्स ये तो होते हैं जो पहुंचते हैं। सो इट कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन्स लोकेटेड इन देयर क्रोमोसोम्स एंड इज कंसर्न्ड विद द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अनदर। ओके, चलो, तो न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट यहीं पर होता है खत्म। अब हम बात करते हैं फाइनली किसकी? साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म एक बहुत ही छोटू सा टॉपिक है। आई नो अपन बहुत देर से न्यूक्लियस के ऊपर ही डिस्कशन कर रहे हैं, पर क्या करें बेटा, करना पड़ता है ना। कॉन्सेप्ट्स तभी क्लियर होते हैं जब हम थोड़ा सा डिटेल में जाकर के पढ़ाई करें। तो न्यूक्लियस हो चुका है, अब हम बात करते हैं किसकी? साइटोप्लाज्म की। अब साइटोप्लाज्म के लिए आप बोलोगे कि मैम आपने पहले क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि मुझे आपको ये बताना था कि एग्जैक्टली साइटोप्लाज्म कहाँ पाया जाता है। तो ये पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बीच में। जैसे कि ये न्यूक्लियस है और ये सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर एनवलप है, उनके बीच में जो आपको ये जहाँ पे जो खाली जगह दिख रही है, उस पूरी खाली जगह में कौन पाया जाता है? साइटोप्लाज्म। ये होता क्या है? ये होता है एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ द सेल बिटवीन न्यूक्लियस एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कंटेनिंग क्या होता है इसके पास? सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल इंक्लूजन्स होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स अपन पढ़ेंगे अपने अगले सेशन में, और सेल इंक्लूजन्स क्या होते हैं? जितना भी ऑर्गेनिक और जो इनऑर्गेनिक मैटर है उसको अपन बोल देते हैं सेल इंक्लूजन। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी। अच्छा, पूरे साइटोप्लाज्म को, ये एक एडिशनल पॉइंट है, पूरे साइटोप्लाज्म को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म बाहर बाहर होता है, एंडोप्लाज्म अंदर अंदर होता है। एक्टोप्लाज्म जो है बेटा वो थोड़ा सा ज्यादा विस्कस होता है, और एंडोप्लाज्म जो है द इंटरनल साइटोप्लाज्म हाउएवर मोर विस्कस, मोर नॉन विस्कस एंड इज टर्म्ड एज एंडोप्लाज्म, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें होता क्या क्या है साइटोप्लाज्म में? साइटोसोल, सेल ऑर्गेनल्स एंड सेल इंक्लूजन, ये अपन पढ़ेंगे अपने अपकमिंग लेक्चर्स में। आज अपन बात कर लेते हैं साइटोसोल की एंड सेल इंक्लूजन्स की। साइटोसोल क्या होता है बेटा? यही तो होता है लिक्विड या फ्लूइड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, नियरली ट्रांसपेरेंट होता है। इसको अपन साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। 90% पानी होता है इसमें, तभी तो फ्लूइड या लिक्विड पार्ट बोल रहे हैं ना साइटोसोल को। क्यों? 90% वाटर है। Various cell organelles and inclusion in it. Cytosol also contain ions, biomolecules जैसे कि vitamins, minerals, amino acids, enzymes, nucleotides, dissolved gases, सब कुछ कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म के साइटोसोल में ही पाया जाता है, जो कि क्या है? साइटोप्लाज्म का मैट्रिक्स है। 90% पानी से बना हुआ है, बाकी ये तमाम सारे बायोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं। द साइटोसोल ऑल्सो कंटेन वेस्ट मटेरियल्स, जैसे कि कुछ फालतू की चीज़ें हो गई है ना, आप बोल सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह हो गई, ये सब भी साइटोसोल में पाए जाते हैं। ऑल दीज मटेरियल्स में बी प्रेजेंट ईदर एज ट्रू सोल्यूशन या फिर कोलॉइड्स। अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म या साइटोसोल के फंक्शन की, कि इट इज द मेन सीट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ऑफ द सेल। आपको पता है कि हम जो खाना खाते हैं उससे निकलता है ग्लूकोज, ठीक है। वो ग्लूकोज अल्टीमेटली कहाँ जाता है? बॉडी के सेल्स के लेवल में जाता है। बॉडी के सेल्स के लेवल पे जाकर के होता क्या? जैसे कि सपोज ये अपना बॉडी सेल है, इसके साइटोप्लाज्म में जो है वो ग्लूकोज आ जाता है, और वही ग्लूकोज यहाँ पर आकर के कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, और फिर आगे जाकर के इसी पायरुवेट से एनर्जी डिराइव की जाती है। कहने का मतलब ये है कि हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती रहती हैं। इट इज द स्टोर हाउस फॉर द रॉ मटेरियल्स नीडेड फॉर द मेटाबॉलिज्म इन बोथ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होनी है, साइटोप्लाज्म में भी होनी है। तो उन सारी एक्टिविटीज के लिए जो रॉ मटेरियल है बेटा वो कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में या साइटोसोल में ही पाया जाता है। इट हेल्प्स इन द इंट्रासेल्युलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, मेटाबोलाइट्स एंड एंजाइम्स विद इन द सेल। कि सेल के अंदर ही क्या है बेटा? सेल के अंदर ही सपोज यहाँ पर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आ रही है, यहाँ पर न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट आ रही है, यहाँ पर एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट आ रही है। तो
इंट्रा का मतलब क्या होता है, विद इन द सेल, कि सेल के अंदर ही सब्सटेंसेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होना है कि यहाँ ये, यहाँ वो, यहाँ पर ये पहुंचाना है, तो वो कैसे पॉसिबल होता है, साइटोप्लाज्म की मदद से ही पॉसिबल होता है। इट ब्रिंग्स अबाउट द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द सेल एंड द ऑर्गेनल्स, कि सेल और ऑर्गेनल्स के बीच में जो सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होना है, जैसे कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो सामान सिंथेसाइज होता है, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स वगैरह, वो जाते हैं गोल्जी अपैरेटस में उनकी प्रॉपर पैकेजिंग के लिए। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी अपैरेटस तक जो मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट हुआ है वो कैसे हो पाया है, विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्म। कि अगर साइटोप्लाज्म ही मना कर देता कि नहीं नहीं मैं तो किसी को जाने नहीं दूंगा, तो फिर क्या साइटोप्लाज्म या विद इन द सेल चीजों का ट्रांसपोर्ट हो पाता, नहीं हो पाता। तो विद इन द सेल सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन में कौन हेल्प करता है, सेल का साइटोप्लाज्म, उसका साइटोसोल। और डिफरेंट ऑर्गेनल्स या ऑर्गेनल और साइटोप्लाज्म के बीच में भी सब्सटेंसेस के एक्सचेंज में कौन मदद करता है, यही साइटोसोल। इट ऑल्सो एक्सचेंजेस मटेरियल्स विद द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड एंड या विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स जैसे कि प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड्स, फैटी एसिड्स, ये सब कुछ कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में ही होता है। ठीक है, लास्ट है सेल इंक्लूजन। तो ये नॉन लिविंग बेटा मटेरियल है जो कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। द कॉमन सेल इंक्लूजन्स आर स्टोर्ड ऑर्गेनिक फूड मटेरियल, सेक्रीशंस एंड एक्सक्रीशंस एंड इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि ये क्या है, नॉन लिविंग मटेरियल है हमारे साइटोप्लाज्म में, क्या, सेल इंक्लूजन्स। ठीक है, अब फटाफट से हम एक बार अपनी एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं कि एनसीईआरटी क्या बोलती है न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के बारे में। द न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स व्हिच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड, है ना, कि बाहर न्यूक्लियस के अंदर से कुछ सामान बाहर जा सकता है और बाहर से अंदर भी आ सकता है, दैट इज टू द साइटोप्लाज्म। The nucleus contain chromosomes which are visible as rod-shaped structures only when the cell is about to divide. हमेशा dividing stage में क्या होता है, सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम दिखते हैं, अदरवाइज क्या होता है, क्रोमैटिन मटेरियल दिखता है। क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन, मतलब वही जीन्स इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, deoxyribonucleic acid molecules. The chromosomes are composed of DNA and proteins. DNA molecules contain the information necessary for constructing and organizing cells. Functional segments of DNA are called genes. In a cell which is not dividing, the DNA is present as a part of chromatin material. Chromatin material is visible as entangled mass of thread-like structures. Whenever the cell is about to divide, chromatin material जो है condense हो जाता है, ऑर्गेनाइज हो जाता है इनटू क्रोमोसोम्स। द न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स टू न्यू सेल्स. It also plays a crucial part along with the environment in determining the way the cell will develop and form. It will exhibit at maturity by directing the chemical activities of the cell. In some organisms like bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly defined due to the presence of that nuclear envelope. Such an undefined nuclear region containing only nucleic acid is called nucleoid. ऐसा नहीं कि जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा, डीएनए आरएनए तो होंगे, पर वही है कि मेम्ब्रेन नहीं होगी. Such organisms cells whose cells lack nuclear envelope are known as prokaryotic cell. Organisms with cells having nuclear membrane are called eukaryotes. Prokaryotic cell also lack most of the other cytoplasmic organelles present in the eukaryotic cell. Many of the functions of such organelles are also performed by poorly organized parts of the cytoplasm. The chlorophyll is photosynthetic prokaryotic bacteria is associated with membranous vesicles. ये सब अपन बाद में पढ़ेंगे जब अपन बात करेंगे प्लास्टिड्स की, ठीक है. Then cytoplasm. यहाँ देखो, सेल ऑर्गेनल्स आर एनक्लोज्ड बाय द मेम्ब्रेन्स इन प्रोकैरियोट्स बिसाइड द एब्सेंस ऑफ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन. अच्छा ऊपर भी था क्या? ओके. When we look at the temporary mounds of onion peel as well as human cheek cells, we can see large region of each cell enclosed by the cell membrane. This region takes up a very little stain. It is called cytoplasm. The cytoplasm is the fluid contained inside the plasma membrane. It also contains many specialized cell organelles. Each of these cell organelles performs a specific function for the cell. Cell organelles are enclosed by membranes in prokaryotes beside the absence of a defined nuclear region. The membrane-bound cell organelles are also absent. सिर्फ क्या होते हैं prokaryotic cells में? Ribosomes होते हैं. On the other hand, the eukaryotic cell have the large nuclear membrane as well as membrane-bound organelles. The significance of membranes can be illustrated with the
help of viruses. Viruses lack any membrane and hence do not show the characteristics of life until they enter a living body and uses its cell machinery to multiply. देखो जो वायरसेस होते हैं ना बेटा, वो बहुत ही फनी टाइप के होते हैं, उनके पास कोई भी ऐसी लिविंग चीज़ें नहीं होती हैं। आपको लगेगा देखकर कि ये तो डेड है, लेकिन जैसे ही वो वायरस किसी होस्ट की बॉडी में पहुंच गया, फिर क्या होगा, वो होस्ट की बॉडी की मशीनरी को टेकअप कर लेगा और अटैक कर देगा, लाइक दैट। ठीक है, तो आज के इस सेशन के लिए बस इतना ही। आज अपन ने न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म को पूरा अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब हम मिलेंगे अपने सेशन में, नेक्स्ट सेशन में, तब हम बात करेंगे किसकी, सेल ऑर्गेनल्स की। तब तक आप क्या करोगे, विजिट करो, मतलब बने रहो हमारे साथ डेफिनेट सक्सेस पाठशाला के साथ। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में एक डीपीपी के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग विद डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।